Welcome back, dear students. So we were revising the chapter cell for class 9th, and it is the same chapter for class 8th, also CBSE. So just do the quick recapitulation of this chapter. सेल सबसे पहले हमने बात की थी सेल को किसने डिस्कवर किया था सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक राइट इन 1838 in 1965 एंड द सेल्स जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे वो ऐसे कोम्ब सेल्स थे हनीकोम्ब टाइप जो कि ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हेक्सागोनल तो इन स्ट्रक्चर्स को ही कॉल्ड देम सेल्स राइट अब सेल का डिफरेंट साइज हो सकता है दे कैन बी स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट सेल का साइज होगा वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है दैट इज 17 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर उसके डायमेंशन हो सकते हैं राइट तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वी हैव सीन की सिंगल सेल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सारी चीजें हमने की राइट नाउ अब कमिंग बैक टू की पार्ट्स ऑफ अ सेल कि सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं राइट तो जब हम मेन पार्ट्स की सेल की बात करेंगे क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड सेल इज द structural, functional, and basic biological unit of any living organism. ठीक है क्योंकि structure क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जैसे स्मॉलेस्ट है राइट एंड फंक्शनल बिकॉज सारे लाइफ प्रोसेसेस एक सेल के अंदर ही होते हैं राइट अब हम बात करेंगे कि सेल के पार्ट्स कौन से होते हैं तो फटाफट हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेल्स तो मेन पार्ट है सेल का है ना जैसे एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग कलरफुल चीजें दिखाई दे रही है राइट तो अब सबसे आउटर पार्ट जो होता है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन यानी कि अगर ये मैं सेल इसको कंसिडर कर रही हूँ राइट तो ये जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है इट गिव्स द शेप टू द सेल एंड इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स यानी कि सेल के अंदर के जो स्पेशल सेल ऑर्गेनील्स हैं स्पेशल स्मॉल स्ट्रक्चर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं है ना तो उनको भी प्रोटेक्शन कौन देता है सेल मेम्ब्रेन ही देता है ठीक है जो कि कवर्ड रहती है एक थिक सेल वॉल से सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी प्लांट्स में ठीक है एनिमल्स में हमारी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है तो ये जो सेल वॉल है विच यू कैन सी है ना इन प्लांट्स ठीक है तो ये कैसे होती है रिजिड होती है हार्ड होती है फ्रीली होती है परमिएबल होती है ठीक है एंड इट इज फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहर की लेयर है उसके बाहर होती है राइट एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया इन सम ब्लू ग्रीन एल्गी and in some fungi also right but it is absent in cell wall is absent in animals में ये present नहीं होगी है ना अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर या फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का तो ये जो सेल वॉल है हमारी जो आउटर लेयर है ना तो एक तो ये पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सेलुलोज इफ आई आस्क यू कि फ्रॉम विच द सेल वॉल इज मेड तो व्हाट यू विल से इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज ओनली है ना एंड इन बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है इसमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है राइट दिस इज द डिफरेंस ये प्लांट्स में इट इज ऑफ सेलुलोज एंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड सेल वॉल का काम होता है डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर देना राइट ओके अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है राइट कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस यानी कि अगर मैं एक रफ डायग्राम यहाँ लेती हूँ इफ आई एम ड्राइंग लाइक दिस जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर मैंने आपको बताया दिस इज अ सेल सपोज है ना ये जो फर्स्ट लेयर है हमारी दैट इज आर सेल वॉल तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ठीक है फंजाई बैक्टीरिया बट नॉट इन एनिमल्स अब इस सेल में वॉल के बाहर अंदर की साइड होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन का भी काम क्या होता है प्रोटेक्शन देना एंड जो इनर सेल स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है सेल स्ट्रक्चर में दैट इज न्यूक्लियस राइट हियर यू कैन सी डायग्राम ऑफ दिस न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के जो सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में टर्म दिया था न्यूक्लियस राइट तो ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियस अब जो न्यूक्लियस है ये हमारा डबल मेम्ब्रेन यानी कि ये जो अंदर एक स्ट्रक्चर बना है एंड अबाउट 10% जो पोर्शन है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस से ही ऑक्युपाइड होता है ठीक है अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया ये कैसा होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं ठीक है 4 पार्ट्स यानी कि
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोपोर्स, है ना. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल. क्यों ब्रेन कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. या फिर हम इसको हेडक्वार्टर भी बोल देते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, है ना, या जितने भी कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है, हेरिडिटरी मटेरियल है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ओनली. अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे मैंने कहा न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर. कैन यू सी दिस डबल लेयर? ये जो डबल लेयर है, एक एंड दो, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो स्ट्रक्चर होता है वो चार कंपोनेंट्स हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि इसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोल देते हैं कभी कभी. न्यूक्लियर एनवलप यानी कि जो कवर करके रखते हैं, राइट. नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो आपको सेंटर में जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म को कभी कभी हम न्यूक्लियर सैप भी बोल देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस, है ना. न्यूक्लियोलस यू कैन सी, ये बिल्कुल फैला हुआ जो जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, है ना. एंड जो इसका न्यूक्लियोलस का समटाइम्स मोर देन वन न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट. इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन्स, है ना. एंड ड्यूरिंग द सेल डिविजन दिस क्रोमेटिन दे बिकम कंडेंस्ड एंड दे फॉर्म अ क्रोमोसोम, अ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपके डीएनए होते हैं. डीएनए के अंदर आपका हेरिडिटरी यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज जीन्स, है ना. राइट. एंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ खाली जगह है ना, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, है ना. तो न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है, इट अलाउस द पैसेज इन एंड आउट ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एंड बाहर जो भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं इन एंड आउट, उसके लिए न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो इफ आई से हु coined the term nucleus, it is Robert Brown in 1831. And how many parts of the nucleus are there? 4. Nuclear membrane, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोपोर्स. ठीक है. अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेडक्वार्टर या फिर ब्रेन ऑफ द सेल, है ना. अब कंपोजिशन की बात करते हैं ना, कि जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है. जो हमारा न्यूक्लियस है डबल लेयर है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स होते हैं, खाली पोर्स होते हैं, जो कि पैसेज अलाउ करते हैं इनसाइड द एंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर चीजों का मूव करने का मटेरियल, है ना. जैसे जो भी मटेरियल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, राइबोसोम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका इन एंड आउट के लिए, राइट. अब न्यूक्लियस में ही कंटेन रहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि रॉड शेप होते हैं. क्रोमोसोम्स यानी कि जो आपके थ्रेड लाइक क्रोमेटिन आपको बताए थे, ये ही क्या होते हैं? कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं, विच आर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना. या रॉड शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि तभी फॉर्म होते हैं जब सेल में डिवीजन होना होता है ना, व्हेन देयर इज अ डिवीजन इन द सेल. अब क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन, जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, यानी कि जो इनहेरिटेंस, यानी कि जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है टू कोड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, है ना, व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना. डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फिर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. तो डीएनए एंड प्रोटीन से क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं. और डीएनए के अंदर ही होती है हमारी फंक्शनल हेरिडिटरी यूनिट, दैट इज कॉल्ड जीन्स, व्हिच कैरी द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे ना, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन. तो क्रोमेटिन जो धागे की तरफ फैले हुए होते हैं, और व्हेनेवर जो सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी सेल में डिवीजन होना होता है, तब ये क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स का फंक्शन करते हैं और सेल डिविजन में हेल्प करते हैं, राइट. अच्छा, अब नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज व्हाट आर द अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, है ना. अब अदर पार्ट न्यूक्लियस का क्या होता है? दैट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस बात कर लेते हैं. ठीक है. फंक्शंस क्या होते हैं न्यूक्लियस के? जल्दी से क्विकली. न्यूक्लियस प्लेस सेंट्रल रोल इन सेलुलर, क्योंकि ब्रेन है तो सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है ना. रिप्रोडक्शन हो, या इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स. तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिससे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, डिवीजन ऑफ द सेल, एंड इट इज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद एनवायरनमेंट, जो कि हेल्प करता है केमिकल एक्टिविटीज से कंट्रोल, या जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, सेल के लिए, या लिविंग बीइंग के लिए, उसको कोड करने में हेल्प करता है.
है ना। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है कुछ बैक्टीरिया या में बहुत पुअरली डिफाइंड होता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था, देयर इज अ मेम्ब्रेन आउटसाइड, है ना, और जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें बेचारा जो न्यूक्लियोइड है वो ऐसे फैला हुआ सा रहता है, कंडेंस सा, है ना। तो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होते हैं, इसमें सिर्फ हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोइड, है ना। न्यूक्लियोइड हम कब कहेंगे? व्हेन देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, राइट। अब नाउ नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल या स्ट्रक्चर, हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। अगर ये मेरा सेल है, ठीक है, एंड ये सेल वॉल है, सेल वॉल किस में होगी? सिर्फ प्लांट्स में होगी। सेल वॉल विल बी प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, नॉट इन एनिमल्स, ठीक है। सेल वॉल के बाद मेरा क्या जाता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? विच कंट्रोल्स इन एंड आउट एंड गिव्स द प्रोटेक्शन टू द इनर सेल ऑर्गेनल्स आल्सो। फिर इसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, ब्रेन होता है, हेडक्वार्टर होता है सेल का। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस अंदर बिखरा होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस होता है जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल, क्रोमेटिन्स या डीएनए या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्रोमेटिन थ्रेड्स रहते हैं जो कि धागे की जैसे स्ट्रक्चर गुच्छा फैला हुआ होता है, एंड ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। और ये क्रोमोसोम तभी फॉर्म होते हैं जब सेल में डिविजन होना होगा या रिप्रोडक्शन होना होगा, राइट। तो 10% पोर्शन तो ये हमारा न्यूक्लियस ले लेता है। अभी बीच में जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है ना, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है, इसमें जो जेली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, है ना। अब इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसी साइटोप्लाज्म में बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, या वैक्यूल प्रेजेंट है, या गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है हमारे, है ना। तो या प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक काम क्या होता है? इट हेल्प्स, it has the different cell organelles present in it, है ना। एंड हर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसका एक अपना सेपरेट फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होगा? एक तो एक्सचेंज मटेरियल्स का सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बीच में, यानी कि अगर मेरा सेल है, बीच में यहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं, तो इस सेल के अंदर बाहर और सेल ऑर्गेनल्स के आपस में, है ना, तो इन एंड आउट जो होता है मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, उसमें हेल्प करता है। एंड दूसरा, इट आल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जैसे कि एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, वाइटामिन्स है, आयरन्स है ना, या कुछ मिनरल्स हैं, तो ये उनका स्टोरेज करने में भी हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे, न्यूक्लियस हो गया हमारा, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द important cell organelle, that is endoplasmic reticulum, है ना। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको हम ईआर भी बोलते हैं, लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो शीट्स की तरफ फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना। एंड इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और ऑब्लोंग बैग्स या वेसिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनको हम ईआर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक और चीज बोलते हैं, पैकेजिंग सिस्टम, ठीक है। हम क्या कहेंगे इनको? पैकेजिंग सिस्टम। अब पैकेजिंग सिस्टम हम इनको क्यों कहते हैं? वी कॉल देम पैकेजिंग सिस्टम बिकॉज ये एक तो शीट्स की तरह फैला होता है इस तरीके से, है ना, साइटोप्लाज्म में जस्ट नियर द न्यूक्लियस, है ना। एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंड वेसिकल से बना होता है, और ये अकेले काम नहीं करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट वर्क अलोन, राइट। तो इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ गोल्गी एपरेटस की मदद से एंड राइबोसोम्स की मदद से ये पूरे एक अपना नेटवर्क फंक्शन फॉर्म करता है मेम्ब्रेन्स का, है ना। और यही जो ईआर है इसका काम होता है कि जो डिफरेंट हमारे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं उनको पैकेज करना, राइट, विद द हेल्प ऑफ गोल्गी एपरेटस एंड राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये जो मेरे ईआर मेम्ब्रेन है ना, तो अब इनके स्ट्रक्चर के बेस पे अगर इनको हम देखें तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना, कि इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये एक तो लिपिड से बने होते हैं, लिपिड्स यानी कि फैट से बने होते हैं, प्रोटीन से। तो फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? दे आर पैकेजिंग सिस्टम होते हैं। दे वर्क विद द हेल्प ऑफ गोल्गी एपरेटस एंड राइबोसोम्स, ठीक है। सेकेंडली
They are tubes like structure, sheets like structure, है ना, and they are made up of lipids and proteins. अब ये दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हमारे इन शीट लाइक स्ट्रक्चर पे, जो कि ईयर का स्ट्रक्चर है, अगर इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, है ना, तो राइबोसोम्स अगर अटैच होंगे तो राइबोसोम्स अटैच होने से ये रफ प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, यानी कि इनका लुक रफ दिखाई देता है, इसलिए हम इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. और अगर इनके यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो फिर हम इनको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. अब इनका फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, या जैसे मैंने कहा पैकेजिंग मटेरियल है ना, तो फंक्शन क्या होगा, जो अगर माइक्रोस्कोप से देखा तो मैंने कहा राइबोसोम्स अटैच हैं तो वो एक्टिव सेल्स हैं, तो ये आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, है ना, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ही एक्चुअली होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज करते हैं ना, और हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग प्रोटीन कोड होता है, राइट. तो ये प्रोटीन कहाँ से फॉर्म होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेकिंग दिस प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, है ना. एंड दीज मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो बने हुए प्रोटीन्स हैं, देन दे आर सेंट टू, इनको कहाँ सेंड किया जाएगा, विल बी सेंट टू वेरियस प्लेसेस, जहां पे भी जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको पैकेज करके उसको सेंड कर देता है ना. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, या इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ठीक है. जो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, क्यों, क्योंकि उन पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, एंड राइबोसोम्स कैरीज द एमिनो एसिड्स कोड्स, राइट. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग फैट मॉलिक्यूल्स एंड द लिपिड्स, राइट. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं, है ना. तो ऐसे प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम उस प्रोसेस को कहेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब मेकिंग, यानी कि जब हम मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स इन द लिपिड्स व्हिच इज मेड बाय ट्रांसपोर्टेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस फंक्शन, राइट. अब कुछ और प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं जिनका काम होता है वो एंजाइम या हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, राइट. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो तरीके का होता है, रफ एंड स्मूथ, है ना. तो ये क्या है, चैनल्स की तरह फंक्शन करता है. चैनल्स यानी कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, स्पेशली मटेरियल्स की जब बात कर रही हूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स, है ना. दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग दिस प्रोटीन्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी कि अगर ये मेरा सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, व्हाट दे विल डू, दे विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग दिस प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनल पार्ट और इन द न्यूक्लियस, ठीक है. अब इसका जो ईया का एक फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ठीक है. तो सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर मेनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो इट आल्सो प्रोवाइड्स द सरफेस आल्सो, है ना. अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसका, जैसे जो लिवर सेल्स हैं, है ना, कुछ एनिमल्स के, वर्टिब्रेट्स के, तो वहां पे जो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन करने में कई तरीके के पॉइजन या ड्रग्स का, है ना. तो दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली SER, which helps in the formation of lipids and different kind of other materials, right. ओके, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर, अगर मैं बहुत क्विकली इसको सम अप करूंगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शंस होगा ER का, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो चैनल्स की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में इन एंड आउट कर रहा था, ठीक है. अब ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी कि एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सके सेल के अंदर. दूसरा जो SER है, ये एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स एंड ऑल्सो साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, एंड SER लिपिड्स यानी कि फैट्स का फॉर्मेशन भी करता है. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन सिंथेसाइजिंग यानी कि मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, राइट. ओके,
अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज गोल्गी एपरेटस, है ना। गोल्गी एपरेटस की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज माय सेल, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सिस्टर्न्स कहते हैं, और ये जो थैले जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिस्टर्न्स कहते हैं, इन्हीं को हम कहेंगे गोल्गी एपरेटस, है ना। एपरेटस यानी कि क्योंकि ये एक दूसरे के प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स टाइप फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो जो गोल्गी एपरेटस है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि इनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है। इज नोन एज, प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट्स में गोल्गी एपरेटस की जगह पे डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिक्टियोसोम्स इसलिए बिकॉज दे आर वेरी स्कैटर्ड इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में बहुत ज्यादा पोर्शन वैक्यूल से ही कवर्ड होता है, तो गोल्गी एपरेटस स्कैटर्ड छोटे छोटे कहीं फैली होती है, इसलिए इसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं ना। और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक के ऊपर एक स्टैक होती है, और ये जो एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। दीज आर कॉल्ड सिस्टर्न्स, है ना। और इन्हीं सिस्टर्न्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोन डजंट वर्क, है ना, इट वर्क्स विद द नेटवर्क ऑफ गोल्गी एपरेटस एंड द राइबोसोम्स, है ना। तो उसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन्स हैं दे हैव कनेक्शंस विद द ER टू कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम, है ना। तो ये ER के साथ मिलके काम करती है, राइट। अब इसका फंक्शन क्या होता है गोल्गी एपरेटस का, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं गोल्गी एपरेटस की बात कहूंगी तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, है ना, जो नाम है साइंटिस्ट का, दैट इज कैमिलो गोल्गी इन 1898, है ना। 1898 में गोल्गी साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए उसी के नाम के ऊपर ये नाम दिया हुआ है गोल्गी एपरेटस। इसने डिस्कवर किया था, वो भी नर्व सेल्स ऑफ आउल्स में, राइट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कहा कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है ना, तो जो इसका काम है सबसे पहले कि ये एक तो न्यूक्लियस के पास लोकेट होती है, जहां पे भी न्यूक्लियस होता है उसके पास लोकेट होती है गोल्गी एपरेटस, है ना। एंड इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि न्यूक्लियस के पास है तो इसका दो फंक्शन होता है, यानी कि एक पोर्शन ये है सिस एंड दूसरा पोर्शन ये है ट्रांस पोर्शन, राइट। तो अब मैं बात करूंगी कि सिस्टर्न्स क्या होते हैं। सिस्टर्न्स यानी कि जैसे मैंने पहले बताया, सिस्टर्न्स आर द दिस फ्लैट पोर्शन जो एक के ऊपर एक स्टैक होके रखे होते हैं ना। और ये कितने होते हैं, 4 से लेके 8 तक हो सकते हैं, ये 4 से लेके 8 तक ऐसी लेयर इनकी हो सकती है गोल्गी एपरेटस में। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्न के साथ, छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखिए अगर दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्न्स, इनके साथ छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, राइट। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि एक जो पैकेजिंग मटेरियल यानी कि जो भी प्रोटीन्स आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ला रहे हैं उनको पैकेज करके फिर कस्टमाइज करके ये प्रॉपर साइट तक पहुंचाते हैं, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि सिंथेसाइज नियर द ER, packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर ये कस्टमाइज करके प्रोटीन्स को भेजते हैं, राइट। इसलिए हम इनको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कोई पार्सल आता है तो उस पर एड्रेस के अकॉर्डिंग चीजें जाती हैं, राइट। तो वैसे ही जैसे ही कोई प्रोटीन इसके पास आता है गोल्गी बॉडीज के पास, तो दे उसको कस्टमाइज करके उसका जो भी रिक्वायरमेंट है जिससे भी मांगे वैसे चेंज करके डिस्पैच करती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेसिकल्स। तो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस, इसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, है ना, कि हमको क्या चाहिए, कि हमको किसी को केक भेजना है तो उसके साथ हमको फ्लावर भी भेजना है तो कस्टम कर दिया हमने, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये कस्टमाइज करते हैं। अब गोल्गी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, है ना। अब लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, तो गोल्गी बॉडी हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनेल्स, तो गोल्गी अराउंड सब्सटेंस जोन ऑफ एक्सक्लूजन। और कभी कभी हम ये कहेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो गोल्गी बॉडीज, है ना, अगर कोई गोल्गी बॉडीज नहीं होगी, गोल्गी एपरेटस नहीं होगा, तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, नो सिंथेसिस या कस्टमाइजेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन्स, राइट। अब हम नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइसोसोम्स, है ना। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स को जैसे कि आपको पता है हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम लिटिल एंजाइम पैकेजेस,
या फिर सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, है ना। तो लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सिस्टम, है ना। तो या तो हम इनको क्या कहेंगे, एंजाइम पैकेजेस, जो एंजाइम के पैकेज होते हैं इनमें, ठीक है, या फिर हम इनको कहेंगे सुसाइडल बैग्स, राइट। तो वेस्ट डिस्पोज करने का जरिया है लाइसोसोम्स के थ्रू। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन, है ना, सेल को क्लीन रखता है बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीबॉडीज एंड वॉर्न आउट सेल्स। जो सेल्स वॉर्न आउट हो गया, यानी कि दे आर एट द डाइंग स्टेज, है ना, तो उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। हाउ डू दे रिमूव, है ना। तो लाइसोसोम्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हुज एक्सेप्ट, ऐसा होता है सेल के अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं कि इनमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट, एंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सैक्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, है ना। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, एंटीबॉडी आ रही है या वन आउट सेल पार्टिकल आ रहा है, तो दे रिलीजेस सम एंजाइम्स, पर्टिकुलर एंजाइम्स, और वो पर्टिकुलर एंजाइम क्या करते हैं, दे ईट अप दैट वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, एंड दस बाय क्लीनिंग दैट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, है ना। अब फंक्शन क्या है, जैसे मैंने कहा फॉरेन मटेरियल है या बैक्टीरिया है, फूड है, ऑर्गेनेल्स है, तो उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करके थ्रो आउट कर देना, राइट। अब नेक्स्ट है, दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगते हैं जो कि ऑर्गेनिक हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेक डाउन में, है ना। एंड ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म आल्सो दे हेल्प एंड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल ऑल्सो, राइट। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये मेरा सेल है तो उसमें डिस्क्वाइड टाइप स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको मैं अगर ऐसे दिखाना चाहूँ तो इट वुड बी लाइक दिस, है ना। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऐसे दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कॉल्ड पावर हाउस, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, विच इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि वेरियस एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करना, ठीक है, और एटीपी को ही एनर्जी करेंसी कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि ये वो साइट्स हैं जहां पे एरोबिक पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल होता है ना, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल। जो सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल होती है दूसरे नंबर की न्यूक्लियस के बाद, वो ये होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। Now let's talk about the plastids. The plastids are very present in plant cells. Plastid plant cells में present होते हैं, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट अगर कलर्ड हैं तो, अगर ल्यूकोप्लास्ट अगर व्हाइट कलर है, और क्लोरोप्लास्ट इफ दे हैव द ग्रीन कलर पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल इन देम। तो प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्लास्टिड्स के, एंड न्यूमरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इनमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। जो सबसे मेन प्लास्टिड है, इनमें अपना खुद का, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जिसमें खुद का डीएनए होता है, जो कि अपना राइबोसोम्स एंड अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती हैं, है ना। अब फंक्शन क्या होता है प्लास्टिड्स का, तो फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस यानी कि जैसे आपको क्लोरोप्लास्ट का पता है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रेना एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, यानी कि डिस्क लाइक, ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे कॉइन्स के सिक्के जैसे स्टैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस के साइट्स होते हैं ना, दे कंटेन डिफरेंट kinds of pigments. अगर colored pigments है तो क्रोमो, अगर colorless pigments है तो ल्यूको, एंड ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो खाली स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, है ना, स्टोरेज सैक्स, इसमें स्टोरेज सैक्स होते हैं, इसमें सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल साइज होते हैं, एनिमल में छोटे छोटे सेल, एनिमल सेल में छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स, प्लांट्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और 50 to 90% ऑफ वैक्यूल क्या होते हैं, वो सेल को सेल वॉल्यूम यानी कि सेल का पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब प्लांट सेल्स जो होते हैं दे आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, यानी सेल जो रिजिड रहता है, सॉलिड रहता है, फर्म रहता है, वो वैक्यूल की वजह से रहता है, राइट। ओके, तो दीज वर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, nucleus, cell membrane, cell wall, and plastids and lysosomes. Thank you. If you have any doubt, you can just mention in the comment box.